नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। इसमें हम कंप्लीट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिसेस होता है उसकी कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। चलो, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज, जो मैट्रिसेस होता है आपका, ठीक है, मैट्रिसेस इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं हम? आव्यूह बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा? तो आव्यूह जो होता है मोस्टली आपने ये देखा होगा, बड़ा कोष्टक यानी कि जो आपका लार्ज ब्रैकेट होता है, ये क्या होता है? लार्ज ब्रैकेट। इसके अंतर्गत इनको हम इसके मतलब अंदर ही इसको लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। यहाँ पे हम जो लिखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दिया A B C D E और F, इस तरह से लिख दिया। तो ये आपके होते हैं एलिमेंट। इनको बोलते हैं एलिमेंट या अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अवयव, एलिमेंट या अवयव बोलते हैं। और इसको हमेशा हम लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इस तरह से ये जो मोड का साइन होता है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि मोड से साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को। किसको करते हैं? डिटरमिनेंट को, यानी कि जो आपके साइडिक होते हैं उनको करते हैं। लेकिन हम अगर आव्यूह पढ़ रहे हैं तो आव्यूह को हम इस फॉर्म में, यानी कि ये आपका लार्ज ब्रैकेट होता है, इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे ये आपके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा हमने यहाँ पे समझा कि जो मैट्रिक्स होता है मतलब उसको लिखते कैसे हैं ये समझने के लिए, यानी कि कुछ पंक्तियां और कुछ कॉलम्स बनाते हैं हम यहाँ पे। तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। इसके जो अंदर होते हैं वो आपके एलिमेंट यानी अवयव होते हैं। ठीक है, चलो इतना पढ़ लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मैथ में मैट्रिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों पढ़े जाते हैं। ठीक है, इनका यूज क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपके। ठीक है, यानी कि आव्यूह के अनुप्रयोग कह सकते हैं, आव्यूह के अनुप्रयोग उनको समझते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उनको यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझते हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ यूज इसका कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ द सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसको? लीनियर इक्वेशन। ये तो जाना पहचाना शब्द लग रहा है, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स के जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? लीनियर। जहां पे x और y आपके क्या है? वेरिएबल है। और a1 a2 b1 और b2 यहाँ पे आपके x और y के कोफिशिएंट है, इनकी गुणांक है। ठीक है, और c1 और c2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब कि अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं कि उनसे ना करें तो हम इनको, ठीक है, मैट्रिक्स के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट इन द लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको यूज करने के लिए, यानी कोफिशिएंट को निकालने के लिए भी मैट्रिक्स का जो यूज होता है। ठीक है, वो हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होती है उसके प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ये आपका कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक तरह से बीटेक करते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है। कुछ कंप्यूटर्स प्रोग्राम के लिए भी मैट्रिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसको यूज किया जाता है फिजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैग्निफिकेशंस निकालने के लिए, रोटेशंस निकालने के लिए एंड रिफ्लेक्शंस निकालने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एक मेजर यूज होता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। और इसका जो साइंस की विभिन्न प्रकार की जो मतलब स्टडी होती है, जैसे जेनेटिक, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी और मॉडर्न फिजियोलॉजी,
एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस में जो है इसका करते हैं। साथ ही साथ में इसका जो 3D इमेज होती है उनके एरिया निकालने में भी किया जाता है। मान लो कि कोई एक 3D इमेज है, उसके कुछ पॉइंट दिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, एक अनदर पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1, ये कर लो x2 और y2। तो इनके बीच का अगर जो एरिया होगा उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपका सिंपल मेथड। यहाँ पे हमने ये चीज सीखा कि आखिर में मैट्रिक्स का यूज क्या है, यानी कि यूज्ड ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का प्रयोग क्या है उसको सीखा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स देखो हमने यहाँ पे यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। ये मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, इसके एलिमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया A11, A12, A21 और A22, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। चलो ये क्लियर हुआ। चलो ये देखो मैंने कर दी। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको जब आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क में आपका आ सकता है कि एक मैट्रिक्स आपको दे देंगे, आपको उसका निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स, जैसे कि ये मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ किया है, इसमें नंबर ऑफ रो, ये होती है रो, ये क्या होती है रो, जिसे हम बोल सकते हैं R1 और R2, ये क्या है रो है आपकी। और जो खड़ी पंक्तियां होती हैं इनको बोलते हैं कॉलम, C1 और C2, कितने, ठीक है, ये देखो। तो इसमें पंक्तियां कितनी है 1 और 2, 2 पंक्तियां हैं। कॉलम कितने 1 और 2। तो पंक्तियों यानी कि रो इनटू कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो ये होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखो एक यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें 2 पंक्तियां 2 कॉलम है, तो ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है विद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मैंने यहाँ पे पंक्तियां बनाई, 2 कॉलम्स बनाए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे। तो जो एलिमेंट होंगे आपके एलिमेंट वो होंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अभी हम यहाँ पे और बात करते हैं, देखो क्या बात करते हैं, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा। यहाँ पे इसमें देखो, इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता है आपका 3 इंटू 3, कितना होता है 3 इंटू 3 इसका ऑर्डर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पंक्तियां कितनी है, ये देखो नंबर जो रो है इनकी पंक्तियां 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, ये आपके। तो ये आपको बताता है यहाँ पे कि ये जो आपका मैट्रिक्स है, यानी कि जो आपका आव्यूह है, इसकी ऑर्डर कितनी है 3 इंटू 3, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है 9 आपका हो जाता है। तो इस तरह से समझते हैं हम इसको, प्रॉपर वे में कैसे आपको करना है ये सब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इसको कर पाएंगे। चलो अभी हम यहाँ पे नीचे देखो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर कोई मतलब कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो कोई एक अगर पॉइंट है P, कोई एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो P मैट्रिक्स होगा, ठीक है, x और y, यानी कि जो हम इसको x और y की, यानी कि ये जो होगा वो x यहाँ पे और ये इसको y को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट लिख सकते हैं, यानी कि जो P के पॉइंट होंगे x और y, उन सबको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्लियर हुआ। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे यहाँ से एक एलिमेंट मैंने ये यहाँ से पिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया A11,
अच्छा, A11 का मतलब क्या होता है, इसको हम जनरली जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है AIJ। कौन सी होती है, AIJ, जहां पे I इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, और रो, यानी किस रो में है, और J इक्वल्स टू होता है आपका कॉलम। J इक्वल्स टू क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम होता है आपका। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था A11, इसका मतलब था कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो, यानी किसमें, पहली रो में और पहले ही कॉलम में, यानी ये वाला जो पॉइंट, यानी कि ये रो है आपकी, ये और ये आपके कॉलम्स हैं, तो ये पहली रो और पहले कॉलम का ही पहला अवयव है। तो ये जो आईजे होता है, यानी ये जो एलिमेंट का नंबर होता है वो उसकी पोजीशन को बताता है कि इसको कहाँ पे हमने होल्ड किया हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, इस चीज को बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी देख लो, अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक है, यानी कि सपोज इफ वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके वर्टेक्स आपको पॉइंट ये दिए हुए हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मेथड है, चूंकि हम देखो x को इसमें लिखते हैं, y को इसमें लिखते हैं, तो फर्स्ट रो में जो वैल्यू लिखेंगे वो x की लिखेंगे, यानी x की वैल्यू होगी 1 3 1 -1, और जो y की वैल्यू, चूंकि सेकेंड कॉफिशिएंट y का होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0 2 0 2 3 और -2, ये हो गया। तो ये आपको करता है A पॉइंट को, ये B पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये C और ये D पॉइंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से बता दिया आपको कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, टाइप ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह किस प्रकार, कितने प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, कोटि पढ़ चुके हैं, इसके बाद आव्यूह पढ़ चुके हैं, पंक्ति कॉलम्स के बारे में भी जान चुके हैं, किसी भी पॉइंट या फिर किसी 3D शेप्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम यहाँ पे सीख चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह को कितने तरीके से रख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं इसको। ठीक है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि आपका, ठीक है, जो आव्यूह बनाया जाएगा उसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा, सिर्फ एक, ओनली वन स्तंभ होगा। यानी अगर हम बात करें तो हम कोई एक अगर आव्यूह को बनाएंगे तो इस तरह से हम बनाएंगे उसको, इस तरह से, और इसके अंदर हम एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, E11 E12 E13, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये जो होगा, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर जो होगा, ठीक है, ऑर्डर होता है, यानी यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो पंक्तियां कितनी है, तो पंक्तियां तो हम नहीं यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कितनी हो, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं इसका कॉलम क्या होगा, 1। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि इफ n इक्वल्स टू क्या है आपका, ठीक है, रो है, n रो है आपकी, ठीक है, और कॉलम कितने होंगे, कॉलम आपका होगा 1। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू 1। क्या होगा, n इंटू 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो सिंपल सा एक वर्ड में हम ये सीखे कि जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स हैं उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक कॉलम दिया होता है, ठीक है, और पंक्तियां ज्यादा हो सकती हैं, ये कोई कंडीशनल नहीं होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक आपको क्या होगा, एक स्तंभ दिया होगा, यानी एक आपको कॉलम दिया होगा, जैसे कि BC, ये देखो एक स्तंभ है, ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं रो मैट्रिक्स पे। सेम, ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स, यानी कि अब देखो इसमें एनी नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की संख्या ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये नहीं पता है, लेकिन ये फिक्स होता है कि नंबर ऑफ रो जो है आपकी वो कितनी है, फिक्स है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ रो है वो फिक्स है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से आव्यूह को। यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे A11 E12 A13, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये होता है आपका, ठीक है, रो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। तो आप कोई भी लिख दो, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा भी ले सकता हूँ, मैंने लिख दिया 1 2 3 इस तरह से। तो ये भी क्या आपका रो मैट्रिक्स है, यानी सिंपल एक रो होगी
ठीक है, रो जो होगी वो सिर्फ एक होगी, मान लो R1 और यहाँ पे R1, तो ये होते हैं आपके रो मैट्रिक्स। इसकी हमने बात करी। सिंपल एक एक चीज को समझना है बस कि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिख रखा है कि 1 into 4 का, तो 1 into 4 का अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कॉलम इसमें कितना है आपका, रो कितनी है 1, तो हम ऑर्डर क्या, ऑर्डर मतलब कोटी किसको बोलते हैं, यानी कि रो इंटू कॉलम्स, यही तो बोलते हैं। तो रो कितनी है 1 और कॉलम्स कितने हैं 4, 1 कॉलम्स 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम्स, ठीक है, ये आपको दिए गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 1 into 4। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो इक्वल्स होती हैं। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख लिया A11 E12 E21 और E22 मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m जो कितनी है m इक्वल टू 2, यानी कि रो फर्स्ट और रो सेकेंड। कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n इक्वल टू कितना है 2, यानी कि फर्स्ट कॉलम C1 और सेकेंड कॉलम C2। तो 2 कॉलम्स हैं आपके यहाँ पे और 2 ही आपकी क्या है, ये रो है, देखो ये रो है। तो इसका जो ऑर्डर होगा m इंटू n, ठीक है, वो आपका हो जाता है 2 into 2। तो सिंपल सा कहने का मतलब इफ m इक्वल टू n, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है, तो ये जो आपका जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन होते हैं, देखो एक अगर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा 1 0 0 1। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो डायगोनल है, सिर्फ ये जो इस तरफ से डायगोनल जो बनेगा आपका, सिर्फ यही डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है, ये जो डायगोनल बनेगा इसमें आपके एलिमेंट लिखा है 1। डायगोनल पे क्या लिखा है, जो आपका डायगोनल है, डायगोनल इस पे आपका लिखा है 1। और अदर एलिमेंट कौन है आपके, अदर एलिमेंट ये सभी कैसे हैं आपके 0 0। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके डायगोनल पे 1 हो, यानी डायगोनल 1 हो और अदर एलिमेंट्स कैसे हो 0, ये आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑल इट्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आर 0। जो कि नॉन डायगोनल्स है, यानी कि जो डायगोनल में नहीं आते हैं, वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0 अगर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। और एक कंडीशन यहाँ पे और होती है कि जो आप मैट्रिक्स लोगे डायगोनल मैट्रिक्स में, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स m इक्वल टू n, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। होता डायगोनल ही मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होता है इफ इट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हों, ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स हों, ठीक है, वो आपके कैसे हों, वो आपके कोई स्केलर नंबर हो, कोई स्केलर नंबर जैसे 2 3 5 या ABCD, यानी कोई आपका एक कांस्टेंट हो। ठीक, इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे देखो एक लिख लिया A 0 0 0 B 0 और 0 0 A, और यहाँ पे भी A बनाते हैं। देखो A बनाया मैंने A। तो एक चीज देखो, जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डायगोनल लिख दिया। इसमें मैंने एलिमेंट आपके लिए लिए, ठीक है, देखो A। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक डायगोनल में कोई एक स्केलर है, क्या है स्केलर मतलब होता है कि एक यहाँ पे कांस्टेंट हमने यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है, वो हमने इसको यहाँ पे ले लिया है। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे जो डायगोनल में नंबर है, ठीक है, ये आपके A B C इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो ये आपके होते हैं स्केलर मैट्रिक्स को दिखाता है। ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर तो सिंपल पता है आपको, 3 रो है 3 कॉलम है, ऑर्डर हो गया 3 into 3 का आपका हो गया, ये यहाँ पे हमने सीखा।
नेक्स्ट मूव करते हैं, देखो हम मूव करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यूज करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स 0। हाँ, एक चीज कंफ्यूजन आपको ये ना हो जाए, क्योंकि हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये दूर कर लेना आप कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा, मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। एक चीज देखो, डायगोनल ये भी है, ये आपका डायगोनल है। डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, डायगोनल, ठीक है, के जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 1 है। तो अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल हो, ठीक है, अदर रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये सभी एलिमेंट कैसे हों? 0 आपके हों, ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी होगी, कंडीशन आपकी ये है कि कंडीशन आपकी ये है कि इसमें डायगोनल 1 है। अच्छा, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, डायगोनल भी पढ़ा था, तो डायगोनल में यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी आपके एलिमेंट होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था वो मैंने बताया था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये बताया था मैंने। लेकिन एक चीज समझो, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये डायगोनल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। और हम यहाँ पे कहें कि अगर हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं A B C, इस तरह से हम ये भी ले सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डायगोनल है वो आपका नॉन जीरो है, ठीक है, और नॉन जीरो के साथ साथ में डायगोनल के एलिमेंट हैं वो A B और C हैं। ये देखो ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन मोस्टली यही पे होती है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। चूंकि मैंने वहां पे आपको बता दिया था 1 1 करके, जब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आई तो फिर इनके बीच डिफरेंट बताना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में यानी 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो गए, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, वो आपके मतलब नॉन जीरो होंगे। क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, उनको हम यहाँ पे रखेंगे। मान लो कि हमने स्केलर मैट्रिक्स अगर यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से बनाएंगे उसको A 0 0 A। ये देखो, तो ये डायगोनल हो गया, और डायगोनल जो है वो एक कोई स्केलर नंबर हो गया, ना तो 1 है और ना ही यहाँ पे मतलब ना ही यहाँ पे 1 है और ना ही यहाँ पे डिफरेंट है, सब दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ पंक्ति और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्डर यानी कोटि की अगर बात करते हैं तो कोटि जो होता है, ठीक है, वो आपकी नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ चुके हैं, ये देखो फिर से आपका रिपीट हो गया, तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ता है जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एक कोई हम मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे 0 0 0 0, इसके 4 एलिमेंट है, यानी कि इसकी ऑर्डर है 2 × 2, और सभी एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑल 0, तो ये क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। जीरो से नहीं करते हैं, O से करते हैं। ए मैट्रिक्स इज साइड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अगर इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसकी ऑर्डर की बात करें तो 3 × 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। और अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, या नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो डिनोट करते हैं O से। किससे डिनोट करते हैं? O से करते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। चलो इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर हम जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशंस इसकी यूज की जाती है जब भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, x/y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं इक्वल, ठीक है। देखो इफ ए हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, इसके एलिमेंट है A
बी सी और डी। एक अनदर हमने सेट मैट्रिक्स ले लिया, आप भी ले लिया, इसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड और टी, ये मैंने ले लिया। अगर यहाँ पे क्या होगा, एफ ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी कब कहलाएंगे, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है ए बी सी और डी, और जो अनदर एलिमेंट सेट आपका व्यू है उसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड और टी। अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि ए जो है वो किसके इक्वल हो, एक्स के इक्वल, बी जो है वो वाई के इक्वल हो, सी जो है वो जेड के इक्वल और डी जो है वो आपका टी के इक्वल है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ये आपके इक्वल मैट्रिक्स हैं। यानी कि दो एलिमेंट जिनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल देके बताऊं तो आपका ये हो जाएगा, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे हमें सेम यही लिखना पड़ेगा 2 1 3 4। मोस्टली इसको यूज क्यों किया गया था, चूंकि इक्वल होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो अगर एक आपका कह सकते हैं जो एलिमेंट है यानी अवयव जो है वो नॉन है और दूसरा आपका कोई वेरिएबल है या फिर एक कांस्टेंट है दूसरा वेरिएबल है, तो उसको कंपेयर करके हम उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जाना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहता है वो ये रहता है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है कि मैट्रिक्स को के साथ क्या क्या कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के बाद हम अगर बात करते हैं कि कोई 2 मैट्रिक्स है तो उनको हम ए प्लस बी कर सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर किसी स्केलर यानी 2a, इनमें से ये कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात कहें, ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स इनके अंतर्गत यही चीजें आती हैं, कि इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर वो ऐड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम, सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, किसको किसको फॉलो करते हैं उसको। तो लेट ए बी 2 मैट्रिक्स ईच ऑफ द ऑर्डर्स m इंटू एन देन द सम ऑफ द मैट्रिक्स ए। हाँ, एक चीज यहाँ पे और समझना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल गई है वो ये आई हुई है आपकी, कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है ए बी सी और डी, मैं यहाँ पे 2 और 2 का ऑर्डर का ले रहा हूँ, और दूसरा मैंने यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है, जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड और टी, यहाँ पे मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, इस वाले का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं, इसको ए माइनस बी भी कर सकते हैं, और ए इंटू बी भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान है कि अगर इसकी ऑर्डर यानी कि अगर हम बात करें कि इन दोनों के ऑर्डर अगर डिफरेंट हैं तो फिर हम उसको ऐड का ऑपरेशंस नहीं कर सकते उसके साथ, और सब्ट्रैक्ट यानी घटाने का ऑपरेशंस भी हम नहीं कर सकते। ये दोनों कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है खासकर कि इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ, ये इन दोनों को फॉलो नहीं करेगा, अगर उनके ऑर्डर जो है वो चेंज है तो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये। चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो ऑर्डर चेंज समान होने चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे देखो ए प्लस बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर हम ए प्लस बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका एलिमेंट ए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स, तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस एक्स, बी को किसके साथ जोड़ेंगे, बी प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिर्फ ऐड करते हैं सी प्लस जेड और डी प्लस टी, तो ये होता है आपका ए प्लस बी। अगर माइनस के साथ करते हैं तब भी यही करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने मैट्रिक्स के बारे में सीखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखा, और जो एलिमेंट है वो पोजीशन कैसे बताता है इसके बारे में सीखा, हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा, और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी सीखा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ हमने एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा, यानी कि किस किस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा। इसके बाद के जो टॉपिक्स होते हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैट्रिक्स के जितने मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको जो मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स,
स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स बताए हुए हैं। उनमें आपको क्या करना है कि दोबारा से एक बार रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में वहां से आपको क्लियर कर लेना है कि उनमें क्या क्या डिफरेंट है, नहीं तो फिर ये आपका कंफ्यूजन का पार्ट बन जाएगा। तो इससे बच के रहना है आपको, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।